Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about hydrocarbons, आज हमने बात को शुरू करनी है अल्कीन से. अल्केन्स को हमने कंप्लीट कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू देयर नॉमेनक्लेचर. आज हमने अल्कीन्स की शुरू करनी है डिस्कशन. तो सबसे पहले तो पॉइंट वाइज इसको डिस्कस कर लेते हैं. अल्कीन्स बेसिकली आर अ फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जिसको हम क्लासिफाई करते हैं एज अनसैचुरेटेड. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये नोट कर लें कि अल्कीन्स बिलोंग टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फैमिली. जनरली आप इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हो. दैट्स पॉइंट नंबर 1. ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में आपने क्या करना है, आपने इस बात को क्लियर करना है क्योंकि अनसैचुरेटेड फैमिली में यू हैव बोथ अल्कीन्स एंड अल्काइंस इंक्लूडेड. तो यहां पर सेकंड पॉइंट पर आपने ये क्लियर करना है कि इसके अंदर अल्कीन मॉलिक्यूल के अंदर डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा. तो पॉइंट नंबर 2 शुड बी रिटन एज इट इज अ मॉलिक्यूल. एक ऐसा मॉलिक्यूल है which basically contains at least one carbon-carbon double covalent bond in its structure minimum. कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड इसके स्ट्रक्चर में होना चाहिए. लेकिन दिस डज नॉट मीन के इसमें कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद नहीं होते. अगर हम इनमें क्या करें, इफ वी हैव अ लुक एट दी टोटल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर, तो उसमें आप कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा यू कैन ऑल्सो मेंशन के इसके स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है और कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है. तो एज फार एज एन अल्काइन मॉलिक्यूल इज कंसर्न, तो उसके अंदर आपको ये 3 मुख्तलिफ किस्म के कोवेलेंट बॉन्ड्स नजर आएंगे विथ द प्राइमरी फोकस किसके ऊपर, ऑन द डबल कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज इसी की मौजूदगी से अल्कीन का मॉलिक्यूल दूसरों से डिफरेंशिएट होता है. कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात भी हो गई. तीसरा हम आते हैं किसकी तरफ, वेलकम टुवर्ड्स इट्स कॉमन नेम. ऐसे कॉमन नेम मैंने आपको अल्केन्स का बताया हुआ ऑलरेडी कि कॉमन नेम ऑफ अल्केन इज पैराफिन. उसी तरीके से आप क्या कह सकते हैं, यू कैन से कि जो अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स के कॉमन नेम क्या है, दे आर रेफर्ड जनरली एज ओलेफिन्स. कॉमन नेम ऑफ अल्कीन इज ओलेफिन्स. और ओलेफिन्स का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि इट बेसिकली मीन्स ऑयल फॉर्मिंग. ऑयल फॉर्मिंग एबिलिटी की वजह से, बिकॉज ऑयल फॉर्म, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये ऑयल फॉर्मिंग क्यों होते हैं, बिकॉज व्हेन यू टेक एन अल्कीन मॉलिक्यूल एंड यू कंबाइन इट विथ अ हैलोजन, जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा इट इज गोइंग टू हैव एन ऑयली कंसिस्टेंसी. ठीक है, जिसकी वजह से इसे ओलेफिन्स कहा जाता है. ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है इनकी प्रेजेंस अगर हम देखें तो इट इज प्रेजेंट इन नेचुरल गैस. नेचुरल गैस के अलावा कोल गैस में आपको मिलता है और गैसोलीन में बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट्स में आपको मिलेंगे. ठीक है, इनको अगर आपने हासिल करना है तो यू कैन ऑब्टेन इट बाय द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम. क्रैकिंग का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि क्रैकिंग बेसिकली प्रोसेस है जिसमें लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम हीट के जरिए स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग. क्रैकिंग का प्रोसेस ये होता है और इस दौरान आपको बाय प्रोडक्ट के तौर पर क्या मिलेगा, बाय प्रोडक्ट के तौर पर आपको अल्कीन के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट. जनरल फॉर्मूला आपको पता है इसका, ये भी मैंने आपको बताया हुआ पहले. जनरल फॉर्मूला फॉर एन अल्कीन मॉलिक्यूल इज CnH2n. ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है. और सबसे जो छोटा मॉलिक्यूल है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ द अल्कीन सीरीज, जहां से इसकी फैमिली शुरू होती है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2. दिस इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट. इस मॉलिक्यूल को या तो आप इथीन का नाम दोगे और यू कैन कॉल इट एज इथाइलिन.
इथीन या इथाइलिन का नाम दिया जा सकता है इसको। तो सबसे छोटा अल्कीन का मॉलिक्यूल ये रहा। सो दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन अबाउट अल्कीन मॉलिक्यूल्स, जिनकी डिटेल अभी हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या है। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग द इंट्रोडक्शन लेट अस कम टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट व्हिच इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर की तरफ आ जाते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, नॉमेनक्लेचर बेसिकली कहते हैं प्रोसीजर को, तरीके को, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन नेम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय फॉलोइंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, रूल्स को फॉलो करते हुए जब आप किसी भी कंपाउंड को नाम देते हो तो उसको नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट द फर्स्ट 10 अल्कीन मॉलिक्यूल। जैसे अल्केन का मैंने आपको लिस्ट बना के दिखाया हुआ है, इसी तरीके से अल्कीन के भी पहले जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं उसके नाम डिस्कस कर लेते हैं अलॉन्ग विद देयर जनरल फॉर्मूलाज। तो सबसे जो छोटा मॉलिक्यूल है बताया हुआ मैंने यहाँ पर आपको, इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ इथीन, जिसको अगर आपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है यू कैन राइट इट डाउन एज C2H4। ठीक है, तो C2H4 है। C2H4 रिप्रेजेंट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ इथीन, सबसे छोटा अल्कीन का मॉलिक्यूल ये रहा। नंबर 2 C3H6, दिस वुड बी कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन। ठीक है, तीसरे नंबर पर C4H8, दिस वुड बी कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटीन। चौथे नंबर पर C5H10, दिस विल बी पेंटीन, इसको पेंटीन कहते हैं। ठीक है, नंबर 5 पर यू गॉट C6H12, दिस वुड बी अ मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सीन। ठीक है, सिक्स्थ नंबर पर C7H14, दिस वुड बी अ मॉलिक्यूल ऑफ हेप्टीन। ठीक है, सेवेंथ नंबर पर C8H16, दिस वुड बी अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्टीन। ठीक है, 8 नंबर पर C9H18, दिस वुड बी नोनीन। एंड 9वें नंबर पर जो 10वां मॉलिक्यूल है 10 एंड H20, दिस विल बी मॉलिक्यूल ऑफ डीकीन। ठीक है, तो ये है इनके नाम जो अल्कीन्स बेसिकली हैं जिनके साथ आपका पाला पड़ेगा। तो जितने भी उनके हैं नेम्स उनको मैंने अलॉन्ग विद देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज लिख के दिखा दिए। अब हमने जाना है किसकी तरफ, विल गो टुवर्ड्स दी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जिसके जरिए आप अल्कीन के मॉलिक्यूल को नाम दोगे। सबसे पहला स्टेप विल रिमेन द सेम जो मैंने आपको अल्केन के लिए कहा है, दैट इज द सिलेक्शन of what? Selection of longest chain. लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन है, लेकिन जो बात अल्केन को अल्कीन से डिफरेंशिएट करती है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। ठीक है, तो इसका असर पड़ेगा नॉमेनक्लेचर के ऊपर। किस तरह? नॉमेनक्लेचर में जब आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे तो उस केस में आपने क्या करना होगा, जिन दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है दोनों को आपने क्या करना है, बोथ ऑफ देम हैव टू बी इंक्लूडेड इन द मेन चेन। जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें दोनों कार्बन एटम को इंक्लूड करना है। एक को भी अगर आप क्या करोगे, अगर आप एक्सक्लूड कर दोगे तो वो आपको आंसर सही नहीं मिलेगा। तो इट इज इंपेरेटिव, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करो, सबसे पहले स्टेप में जिन लॉन्गेस्ट चेन जो आप सेलेक्ट करोगे उसमें जिन कार्बन एटम्स के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है उनको आपने इंक्लूड करना है एज अ पार्ट ऑफ द मेन चेन। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर यू गॉट दिस मॉलिक्यूल, इसको हम बना लेते हैं CH3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड CH, फिर यू गॉट CH डबल बॉन्ड, फिर CH है और फिर यू गॉट CH3। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने CH3 को लगा दिया। नाउ इन दिस मॉलिक्यूल इफ यू वांट टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने इसको सेलेक्ट करना है, ये वाला जो पोर्शन है, because this is the chain which contains both the atoms जिनके दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो जब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन के बाद फिर आपने क्या करना है, यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू, राइट। नंबर 2 इज द स्टेप जहां पर आप नंबरिंग करोगे।
अब नंबरिंग करते हुए यू मस्ट बी रियली वेरी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पर अल्कीन मॉलिक्यूल के केस में जो प्रायोरिटी जाती है वो किसकी तरफ जाती है? प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। आपने ये देखना है कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड किस टर्मिनल कार्बन के करीब पड़ता है। ठीक है, जिस टर्मिनल कार्बन के करीब पड़ता होगा उस बेसिस के ऊपर आप क्या करोगे? आप उसकी नंबरिंग करोगे। मतलब मेरे कहने का ये है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मौजूद है, दिस मस्ट नॉट बी प्रायोरिटाइज्ड व्हेन यू टॉक अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन या नंबरिंग ऑफ द चेन। नंबरिंग ऑफ द चेन में आपने सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटाइज नहीं करना। यू नीड टू प्रायोरिटाइज द प्रेजेंस ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड यू गॉट टू सी के कौन से टर्मिनल इनके करीब ये पड़ता है। ठीक है, राइट। नाउ हैविंग सेड दैट, उसके बाद जब हम नंबरिंग की बात करते हैं, व्हेन वी डू द नंबरिंग फ्रॉम हियर, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड की पोजीशन बनती है तीसरी, लेकिन यहां से नंबरिंग करेंगे तो दूसरी बनती है। तो हम क्या करेंगे? वी विल बी डूइंग द नंबरिंग फ्रॉम हियर 1, दिस विल बी 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। नंबरिंग हमने कर दी। नंबरिंग करने के बाद तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है? तीसरे नंबर पर आपने इसको इसका नाम लिखना है, राइटिंग डाउन द नेम, राइटिंग डाउन द नेम। नाम जब आप लिखोगे तो नाम लिखते वक्त आपने क्या करना है? जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा इसको पहले मेंशन करना है और जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा इसको आखिर में मेंशन करना है। मतलब मेरे कहने का यह है कि ये जो ग्रुप यहां पर लगा हुआ है, दिस वुड एक्ट एज प्रीफिक्स इन दिस केस, बिकॉज इसी से आपने नाम को क्या करना है? नाम को शुरू करना है। और ये जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, दिस वुड बी ट्रीटेड एज द सफिक्स। यहां से आपने इसको इस्तेमाल करते हुए आपने नाम को कंप्लीट करना है। ठीक है, नाउ व्हेन यू डू दैट, तो इसमें क्या होगा? बेसिकली इसमें आपने नाम जब लिखा है इसका, तो यू राइट इट डाउन एज 4, पोजीशन 4 के ऊपर मिथाइल का ग्रुप मौजूद है, तो 4- मिथाइल पहले आपने लिखा। लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है? मेन चेन में देखना है कि कार्बन एटम्स की तादाद है कितनी। ठीक है, तो टोटल है 5 एटम्स। इसमें 5 कार्बन एटम वाले अल्कीन का क्या नाम होता है? ये मैं आपको बता चुका हूं यहां पर, इट इज पेंटीन। तो इट इज 4 मिथाइल, लेकिन पेंटीन को लिखने से पहले आपने डबल कोवेलेंट बॉन्ड की पोजीशन को इंडिकेट करना है। याद रखें, डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है 2 कार्बन एटम्स के बीच में, तो इसमें आपने देखना है दोनों कार्बन एटम्स में नंबर कम किसका है। अब जैसे 2 और 3 की कंपैरिजन अगर हम करें, तो 2 और 3 में 2 की वैल्यू कम है, 3 की वैल्यू ज्यादा है। तो जिस नंबर की वैल्यू कम होती है उसको इस्तेमाल करते हुए आपने डबल कोवेलेंट बॉन्ड की पोजीशन को इंडिकेट करना है। तो वी हैव डन 4 मिथाइल। 4 मिथाइल के बाद फिर आपने 2 पहले लिखना है, 2 के बाद फिर आपने पेंटीन को लिखा। इसका मतलब इन दिस मॉलिक्यूल डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड कार्बन एटम। ठीक है, तो ये रही बात इसकी, राइट, ये हो गया। अब इसके बाद फिर आपने क्या करना है? इसके बाद फिर आपने एक और पॉइंट को समझ लेना है, बिकॉज हमेशा आपको एग्जांपल्स ऐसे नहीं मिलेंगे जिसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड की तादाद 1 हो। एक से ज्यादा अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद हुए तो उस केस में आपने क्या करना है? यू गॉट टू यूज द प्रीफिक्स डाई, ट्राई या टेट्रा। ठीक है, तो यहां पर इस पॉइंट को भी मेंशन कर लेते हैं कि प्रीफिक्स जो हम इस्तेमाल करेंगे, डाई, ट्राई या टेट्रा, this would be indicated for the presence of the number of double covalent bonds. डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स की जो तादाद है उसको इंडिकेट करने के लिए आप ये 3 प्रीफिक्सेस इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एग्जांपल आपके बुक में गिवन है CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये मॉलिक्यूल है। अब इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल कार्बन एटम्स, तो नंबरिंग बेशक यहां से करो या यहां से करो, इट रियली इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, फर्क नहीं पड़ने वाला, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। तो नंबरिंग जब हम यहां से करेंगे 1, 2, 3 एंड 4, तो इसमें हमें पता चलता है कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स 1 and 2, 3 and 4, इनके दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो इसका नाम जब आप लिखोगे तो नाम लिखते वक्त आपने पहले मेंशन करना है 1 और 3 को।
1,3 को आपने मेंशन कर दिया। 1,3 को मेंशन करने के बाद फिर आपने क्या करना है, यू गॉट टू मेंशन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द चेन। अब कार्बन एटम्स की तादाद कितनी है, 4 है। 4 को इंडिकेट करने के लिए आप ब्यूटा का लफ्ज इस्तेमाल करोगे, ठीक है। फॉर 4 यू कैन यूज ब्यूटा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेप्टा, 7 के लिए 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना एंड 10 के लिए टेका, ठीक है। तो ये प्रीफिक्सेस आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन दिस केस यू गॉट टू यूज द प्रीफिक्स ब्यूटा, मींस 4 कार्बन एटम्स। ब्यूटा के बाद फिर आपने डाई पुट करना है, ठीक है, ब्यूटा डाई और ENE, तो इट इज 1,3 ब्यूटा डाई इन, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर हम देखें टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट, लेट मी गिव यू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, इसके साथ CH2 मौजूद है। ये भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है विच कंटेन्स 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स इन इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। अब 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड जब इसके स्ट्रक्चर में मौजूद हों, यहां पर भी नंबरिंग कहीं से करो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। इसमें भी जब आप पोजीशन इंडिकेट करोगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स की, तो इट विल बी 1 and 2, 1 and 2, 2 and 3 के बीच में जो है, तो 1, 2 का वर्ड आप इस्तेमाल करोगे इसके लिए। इसके बाद देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं कितने इसमें। सिंस इट इज 3 कार्बन एटम्स जो के मौजूद हैं, तो आप ब्यूटा की बजाय यहां पर आप वर्ड इस्तेमाल करोगे प्रोपा, प्रोपीन, ठीक है। प्रोपा वुड बी द वर्ड यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग 3 कार्बन एटम्स, प्रोपा हुआ। उसके बाद 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, तो डाई का वर्ड आपने इस्तेमाल किया और नाम को कंप्लीट किया बाय राइटिंग डाउन डाईइन। तो 1,2 प्रोपा डाईइन, दैट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो दीज वेर सम मेन पॉइंट्स विच were related to what, which were related to nomenclature। तो nomenclature के जितने भी पॉइंट्स थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने आना है किसकी तरफ, we got to come towards the relative stability of alkenes। relative stability of alkenes। अल्कीन्स की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है, इट डिपेंड्स अपॉन 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है। 3 फैक्टर्स के ऊपर इनकी जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहले बात को यहां पर इसी से शुरू करते हैं कि 3 फैक्टर्स डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ एन अल्कीन मॉलिक्यूल। अल्कीन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है वो 3 फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, जिसमें से सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, इट वुड बी द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नंबर 1, डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होंगे, यानी ब्रांचिंग, इन अदर वर्ड्स, सिंपल टर्म्स में आप ये कह सकते हो कि ब्रांचिंग जितनी ज्यादा मौजूद होगी मॉलिक्यूल के अंदर, अल्कीन मॉलिक्यूल के अंदर, उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो ब्रांचिंग यहाँ पर, डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेसिकली मीन्स, यहाँ पर आप इसको ये भी लिख सकते हो, ब्रांचिंग भी कह सकते हो। ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जितने ज्यादा मौजूद होंगे, उतना ही ज्यादा ये क्या होता है, उतना ही ज्यादा ये स्टेबल होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर यू बीन गिवन दिस एग्जांपल, सबसे पहले शुरुआत इन्होंने की है CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, which is basically an alkene molecule। इथीन है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल है। Now you can see कि इसमें कोई अल्काइल ग्रुप मौजूद नहीं है, ठीक है। ब्रांचिंग के साथ ही यहां पर आप क्या कर सकते हो, ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स जितना ज्यादा अल्कीन मॉलिक्यूल के अंदर होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इन द फर्स्ट केस इथीन के मॉलिक्यूल में यू डोंट फाइंड एनी अल्काइल ग्रुप अटैच्ड, तो सबसे कम जो स्टेबिलिटी होगी वो इसकी होगी, फॉलोड बाय व्हाट। अब इसमें अगर मैं क्या करूं, इस कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन को निकाल के एक अल्काइल ग्रुप को अगर मैं अटैच कर देता हूं, तो आपको ये स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, यू विल प्रोबेबली राइट इट डाउन लाइक दिस, CH2 H है और H के साथ यहां पर मैंने R लगा दिया,
ठीक है, हाइड्रोजन गेट्स रिप्लेस विद एन अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप जब अटैच हो जाता है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसको मजीद अगर आपने इंक्रीज करना है तो आप क्या करोगे, इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करके इसकी जगह एक और अल्काइल ग्रुप को लगाओगे। तो मॉलिक्यूल CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर एक R, यहां पर एक R, इस तरह दिखेगा। ठीक है, लाइकवाइज अगर आप क्या करोगे, अगर आप इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दोगे किससे, इफ यू रिप्लेस इट विद एन अल्काइल ग्रुप, इट्स गोना लुक लाइक दिस। कार्बन, इसके साथ दो अल्काइल ग्रुप्स यहां पर अटैच हो गए, डबल कोवेलेंट बॉन्ड CH, और यहां पर एक है, और सबसे ज्यादा स्टेबल इनमें से ये होगा जिसमें यू गॉट 4 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड with the carbon atoms जिनके दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आप ये कह सकते हो कि when you proceed in this direction, तो स्टेबिलिटी जो अल्कीन मॉलिक्यूल की है इट इंक्रीज होती है। तो पहला पॉइंट तो ये हमने देख लिया कि अल्काइल ग्रुप की तादाद जितनी ज्यादा होगी अल्कीन के मॉलिक्यूल में, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाती है, यानी उसको डिकम्पोज करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 इज अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री। Stereochemistry. Stereochemistry basically indicates the arrangement of atoms in a molecule in 3 dimensions. तो यहां पर हम क्या करेंगे, stereochemistry में basically we'll be focusing on the 3-dimensional arrangements. 3-dimensional arrangement of atoms in a मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स की 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट है उसको स्टीरियोकेमिस्ट्री में एनालाइज किया जाता है। ठीक है, और स्टीरियोकेमिस्ट्री में आगे जाके हमने ये बात डिस्कस करनी है कि डिपेंडिंग अपॉन दी 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आप क्या कर सकते हो, 2 डिफरेंट आइसोमर्स को डेवलप कर सकते हो। कौन कौन से, एक होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांस। तो यहां पर हमने इन दोनों की कंपैरिजन करके देखनी है कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स में कौन ज्यादा स्टेबल होता है और कौन कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स जो आपको गिवन है दैट इज अबाउट 2-ब्यूटीन। ठीक है, पहले मैं 2-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर यहां पर बना के दिखा देता हूं आपको। इट विल बी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन का मॉलिक्यूल है। अब इस 2-ब्यूटीन के मॉलिक्यूल को अगर आपने अरेंज करना है सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स में, अगर आपने स्प्लिट करना है तो यू कैन स्प्लिट इट लाइक दिस। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यू नीड टू ड्रॉ दी कार्बन एटम्स जिनके दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, अब इनकी अगर हम क्या करें, इफ यू हैव अ लुक एट दी टाइप ऑफ एटम्स अटैच्ड विद दीज 2 कार्बन एटम्स, तो उसमें हमें अंदाजा हो रहा है कि जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं और इसके साथ 2 मिथाइल के ग्रुप्स जो हैं वो अटैच्ड हैं लाइक दिस। अब दोनों मिथाइल ग्रुप्स को जब आप एक तरफ कर दोगे और दोनों हाइड्रोजन एटम्स को दूसरी तरफ कर दोगे, व्हाट आई मीन टू से इज कि यू गॉट टू कीप दी अल्काइल ग्रुप्स एंड हाइड्रोजन एटम्स पैरेलली ऑपोजिट टू वन अनदर। जब एक दूसरे के पैरेलली ऑपोजिट होंगे तो जो आइसोमर बनेगा उसको हम सिस आइसोमर कहते हैं। तो यू कैन कॉल दिस मॉलिक्यूल एज सिस 2-ब्यूटीन। इसको सिस 2-ब्यूटीन कहा जा सकता है। और इसको अगर आपने क्या करना है, इसको अगर आपने ट्रांस में चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो हाइड्रोजन एटम्स और अल्काइल ग्रुप्स हैं दे मस्ट बी डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर, जिसको आप क्या कर सकते हो, यू कैन फॉर्म इट लाइक दिस। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, एक CH3 यहां पर, तो दूसरा आपने यहां पर लगा दिया, हाइड्रोजन को यहां पर लगाया तो यहां पर लग गया दूसरा हाइड्रोजन। तो इन दिस केस यू कैन सी के जो सेम ग्रुप्स हैं दे आर पैरेलली, नॉट पैरेलली ऑपोजिट बल्कि डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर। तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज ट्रांस 2-ब्यूटीन। ट्रांस 2-ब्यूटीन कहते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, सिस एंड ट्रांस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब इनकी अगर हम क्या करें, स्टेबिलिटी की कंपैरिजन करके देखें तो हमें पता चलता है कि जो ट्रांस मॉलिक्यूल होता है इट इज ग्रेटर इन स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू सिस मॉलिक्यूल। सिस की स्टेबिलिटी जो है वो ट्रांस से कम होती है। ठीक हो गया। तो सिस की स्टेबिलिटी जब ट्रांस से कम होती है तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह भी मेंशन कर दें कि इट इज ड्यू टू
process phenomena, whatever you want to call it, you can call it as steric effect, STERIC, steric effect आप कह सकते हो। स्टेरिक इफेक्ट की वजह से जो है वो सिस मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है और ट्रांस स्टेबल होता है। स्टेरिक इफेक्ट है क्या? बेसिकली स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं इन दोनों बल्की ग्रुप्स का मतलब ऐसे ग्रुप्स जिसमें एटम्स की तादाद काफी ज्यादा होती है। ठीक है, जब एटम्स की तादाद ज्यादा होती है तो ये क्या करेंगे, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं। और इंटरैक्शन का मतलब मेरा ये है कि ये जब एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे बहुत ज्यादा, तो वैलेंस शेल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो चूंकि बल्की ग्रुप्स एक तरफ मौजूद हैं तो इनके दरमियान क्या हो सकती है, इनके दरमियान रिपल्जेंस डेवलप हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो सकता है। तो द रिपल्जेंस व्हिच टेक प्लेस बिटवीन बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल विल बी नोन एज स्टेरिक इफेक्ट। इसको स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं। और ये स्टेरिक इफेक्ट सिस मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करता है, जबकि ट्रांस में आप देखते हो कि बल्की ग्रुप्स बिल्कुल एक दूसरे से दूर मौजूद हैं, तो इनकी इंटरैक्शन आपस में होती नहीं है। जब इंटरैक्शन नहीं होगी तो रिपल्जेंस नहीं होगी, जब रिपल्जेंस नहीं होगी तो फिर मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट नंबर 2 स्टीरियोकेमिस्ट्री के हवाले से। यू मस्ट से कंक्लूजन में आप ये कह सकते हो कि जो ट्रांस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिस मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अल्कीन मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। आप ये कह सकते हो कि कॉन्जुगेशन जिस मॉलिक्यूल में मौजूद होती है वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, और जिसमें कॉन्जुगेशन मौजूद नहीं होती वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन है क्या? कॉन्जुगेशन को आप सिंपली डिस्क्राइब ऐसे कर सकते हो एज द प्रेजेंस ऑफ alternating single and डबल बॉन्ड्स। सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिंग मैनर में अगर मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हो तो उसको आप क्या कह सकते हैं, यू कैन से कि दैट मॉलिक्यूल एग्जिबिट्स द फिनोमेना ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का फिनोमेना एग्जिबिट करता है। ठीक है, अब इसको क्लियर करने के लिए लेट मी गिव यू 2 एग्जांपल्स। देखें, इसमें कॉन्जुगेशन के लिए यू कैन राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-pentadiene। 1,3-pentadiene स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उसको भी साथ साथ नोट करते जाएं, और कॉन्जुगेशन के फिनोमेना को भी हम समझते हैं। तो 1,3-pentadiene में यहां पर वर्ड पेंटा यूज हुआ है। पेंटा मींस इसमें टोटल 5 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, 3, ये 4 और 5। ठीक है, 1,3 का मतलब पहले और दूसरे 1,2 के बीच में, और 3 और 4 के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब सिर्फ हमने इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करना है बाय अटैचिंग हाइड्रोजन एटम्स ऑन दीज कार्बन एटम्स। 2 और 1 3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाया, 3 यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, so this is how the molecule looks like when you talk about 1,3-pentadiene. Now this is what I was talking about when I said कि conjugation में alternating single and double covalent bonds होते हैं। देखिए, पहला जो covalent bond यहाँ पर है वो double covalent bond है, फिर single है, फिर double है, फिर single है। इसको conjugation कहते हैं, जब एक bond को छोड़ के दूसरा covalent bond double मौजूद हो। ठीक है, इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। और कॉन्जुगेशन का जो रिजल्ट क्या होता है वो क्या होता है, कॉन्जुगेशन अगर मॉलिक्यूल में मौजूद हो, इट कैन एग्जिबिट अ फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। ये भी बात नोट कर लें कि कॉन्जुगेशन अगर मॉलिक्यूल में मौजूद होती है तो वो रेजोनेंस का फिनोमेना शो कर सकता है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना सकता है। अब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने की एबिलिटी अगर मॉलिक्यूल में मौजूद हो तो ऑटोमेटिकली वो स्टेबल होगा। सो दिस इज व्हाट मेक्स दीज मॉलिक्यूल्स 1,3-pentadiene स्टेबल, बिकॉज द फिनोमेना ऑफ कॉन्जुगेशन रिजल्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस बनता है, रेजोनेंस बेसिकली मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू फॉर्म मोर देन वन स्ट्रक्चर्स बाय changing the position of the double covalent bond। double covalent bond की पोजीशन को चेंज करके अगर आप क्या करोगे, अगर आप एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने की एबिलिटी रखते हो तो वो रेजोनेंस कहलाता है। तो रेजोनेंस की प्रेजेंस की वजह से ये मॉलिक्यूल्स स्टेबल होते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ वी कंपेयर दिस विथ 1,4-pentadiene, 1,4-pentadiene
ईन के साथ अगर हम इसकी कंपैरिजन करके देखें तो कंपैरिजन में पता चलता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH पहले तो, फिर तीसरा, फिर चौथा और ये पांचवा, 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबरिंग भी करके देख लो, 1 और 2 है और चौथे और पांचवें के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। अब बीच में इन डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स के बीच में आपको क्या नजर आ रहा है? यू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसकी वजह से रेजोनेंस का फिनोमेना मुमकिन नहीं है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स की पोजीशन को आप चेंज नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो ये रेजोनेंस को क्या नहीं कर सकता? शो नहीं कर सकता। और ऐसे सिस्टम्स जिसमें एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर आपको डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स नजर आए, इसको हम कहते क्या है? बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का वर्ड आप इस्तेमाल करते हो किसके लिए? यूज इट फॉर दोज मॉलिक्यूल्स इन विच द गैप बिटवीन डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स इज एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में रेजोनेंस नहीं हो सकता, इनके डबल कोवेलेंट बॉन्ड की पोजीशन को चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज तो हम कर सकते हैं लेकिन उससे क्या नहीं होगा? स्ट्रक्चर उनका तब्दील नहीं होगा। जब नहीं होगा तो फिर रेजोनेंस मुमकिन नहीं है, जब रेजोनेंस मुमकिन नहीं है तो फिर स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो आप ये कह सकते हो कि इस केस में जो कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन अगर मौजूद है मॉलिक्यूल के अंदर तो वो क्या कर सकता है? वो स्टेबल हो सकता है, और जिसमें कॉन्जुगेशन मौजूद नहीं है वो स्टेबल नहीं हो सकता। तो इन 3 पॉइंट्स को समझने के बाद नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। अल्कीन्स के स्ट्रक्चर में भी जैसे मैंने आपको अल्केन में कहा, वही पॉइंट यहां पर मैं आपको दोहराऊंगा कि अल्कीन्स हो या अल्केन्स हो या अल्काइंस हो, जब आप उसके स्ट्रक्चर की बात करते हो तो स्ट्रक्चर प्राइमरीली डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन किस किस्म का है। तो सबसे पहले तो आपने फोकस करना है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। अल्केन्स में मैंने आपको कहा कि अल्केन्स में हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp3 होती है। तो यहां पर भी नोट कर लें, अल्कीन्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इट एग्जिबिट्स अ फिनोमेना ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसकी इलस्ट्रेशन अगर हमने करनी है तो लेट अस स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 6 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, ये रहा इसका वैलेंस शेल। अब इसमें यू कैन फाइंड द प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन चूंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें 2s 2px और 2py इन तीनों को मिला के आपने 3 हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करने हैं। यानी इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन 2pz अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता। इसको इस्तेमाल करते हुए 2pz को इस्तेमाल करते हुए हमने पाई बॉन्ड प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ये 3 हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल प्रोड्यूस जब हो गए, इसके बाद फिर आपने क्या करना है? आना है अरेंजमेंट की तरफ। कार्बन एटम्स के अंदर इन हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इट विल टेक प्लेस लाइक दिस। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2pz से। ये हमने अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल बना लिया। ये भी बात याद रखें, जो ऑर्बिटल अपने आप को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करता उसका शेप चेंज नहीं होता। तो ये अपने ओरिजिनल शेप में 2 लोब्स के साथ मौजूद है। अब इसके इर्द गिर्द आपने क्या करना है? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है। 1 2 3। तो ये 3 ऑर्बिटल्स हमने बना लिए एक कार्बन एटम के। ठीक है, राइट, दिस इज 2pz, दिस इज 1 sp2, ये दूसरा sp2, ये तीसरा sp2। ठीक है, अब इसको आपने कनेक्ट करना है दूसरे कार्बन एटम के साथ। कार्बन एटम के साथ जब हम कनेक्शन करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सिग्मा बॉन्ड को प्रोड्यूस करना है। एंड सिग्मा बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरलैप ऑफ sp2 ऑर्बिटल्स। जो हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल्स हैं, इसको मैं नीचे यहां पर लिख लेता हूं। sp2 ओवरलैप से सबसे पहले क्या बनेगा? इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बन गया। सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद हम क्या करेंगे? इन ऑर्डर टू कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, हम
पहले बना लेते हैं इसको 2pz को, और 2pz के साथ इस तरफ एक हमने बनाया हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल को यहां पर बना लिया, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट्स द ओवरलैप ऑफ व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स sp2 ओवरलैप। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू अटैच हाइड्रोजन एटम्स, लेकिन हाइड्रोजन एटम्स को अटैच करना है हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। तो एक हाइड्रोजन यहां पर लगाया आपने, दूसरे हाइड्रोजन को यहां पर लगा लिया, इसी तरीके से एक हाइड्रोजन को यहां पर लगाया, दूसरे हाइड्रोजन एटम को यहां पर लगा लिया, ठीक है। ये जो ओवरलैप है, इस ओवरलैप को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज sp2s ओवरलैप। तो पॉइंट नंबर 2 में आपने मेंशन करना है कि sp2 ऑर्बिटल जब s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तो इससे भी सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस होंगे, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितने प्रोड्यूस होते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। A total of 4 sigma bonds are produced by the overlap of s orbital with sp2 hybrid orbitals, ठीक है। तो ये टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड्स प्रोड्यूस हो गए। अब मॉलिक्यूल को कंप्लीट करने के लिए सबसे आखिर में हम क्या करेंगे, जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल्स हैं इनको पैरेलली एक दूसरे के साथ ओवरलैप करना है। चूंकि स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल है तो यहां पर आप क्या नहीं कर सकते, इसके ओवरलैप को शो नहीं कर सकते, तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ लाइंस हम इंडिकेट कर लेते हैं और इसके नीचे लिख देते हैं पाई बॉन्ड। यहां पर भी लिखा और यहां पर भी पाई बॉन्ड को मेंशन कर दिया, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 में आपने क्या किया, पॉइंट नंबर 3 में आपने मेंशन किया कि जो 2pz ओवरलैप है, 2pz ओवरलैप है, ये क्या करेगा, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन बन जाती है। तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड्स की टाइप्स हैं जो बनेंगी इन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथीन, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ 2 और पॉइंट्स हैं जिसका आपने याद रखना है। वन इज द शेप, शेप जो मॉलिक्यूल का बनेगा दैट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। Trigonal planar shape is associated with sp2 hybridization. शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और दूसरी बात याद रखें, जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वुड बी अराउंड 120 डिग्रीज। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप टेट्राहेड्रल था और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज था। इसमें शेप ट्राइगोनल प्लेनर है और बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्रीज, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन, दिस रिप्रेजेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ एन इथीन मॉलिक्यूल। इथीन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बेस बना के हमने अल्कीन्स के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की, एंड विद दैट कम्स एन एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, ठीक है। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स और आगे उनके रिएक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। बट अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।